यस, यस। तो डॉक्टर, तो आप कुछ कह सकते हैं कि किस तरह से आप हर रोज पेशेंट से मिलते हैं, देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में। तो कभी कभी बहुत पेशेंट्स आपके पास रिपीटेड आते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो कितना इम्पोर्टेंट है मेडिकल हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस ऑफ देयर प्रीवियस हेल्थ कंडीशंस टू गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट? अब आप एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल से ही रिलेटेड है, अगर हम बात करें कि जो ब्लॉकेजेस हैं, आम भाषा में जिसको बोलते हैं, ब्लॉकेज किसको होगी? अगर कोलेस्ट्रॉल फैमिली में है, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स में अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही है तो मुझे होने का रिस्क ज्यादा है। सिमिलरली अगर कोलेस्ट्रॉल मेरी फैमिली में नहीं है बट मेरे कोलेस्ट्रॉल अगर मैंने रूटीन टेस्ट कराए वो बॉर्डर लाइन से थोड़े से बढ़ के आते हैं, तो मुझे उसमें पैनिक नहीं होना है कि मुझे ब्लॉकेजेस बन जाएंगी। बट डेफिनेटली अगर मेरे फैमिली में हिस्ट्री है ब्लॉकेजेस की, तो मुझे उस बॉर्डर लाइन से ऊपर कोलेस्ट्रॉल के लिए वरीसम होना है। अदरवाइज वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही मैनेजेबल होते हैं, जब तक आप उसको बॉर्डर लाइन से के अराउंड रखते हैं तो उसमें ब्लॉकेजेस बनने का रिस्क नहीं होता है। सिमिलरली आप एक चेस्ट पेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आ रहा है और वो कह रहा है मुझे इस पेन पॉइंट पर पेन हो रहा है, काफी दिन से मैं लेटता हूं तो भी पेन होता है, मैं बैठता हूं तो भी पेन होता है, करवट लेता हूं तो भी पेन होता है, तो ये शुरुआती ही जो क्लिनिकल जो उसने अपनी हिस्ट्री दी और मैंने उसे एग्जामिन किया, उसने मैंने पूछा एक सॉरी, हॉस्पिटल से कॉल आती रहेंगी बीच में, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन है, तो उसने बोला हाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट, मैंने उस पॉइंट को दबाकर देखा तो वो टेंडरनेस है, वहां उसको फील हुआ पेन। तो ये कार्डियक रिलेटेड पेन नहीं है, ये एक मस्कुलर पेन है जो कि कोस्टोकॉन्ड्राइटिस मोस्ट कॉमन रहता है और जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इंडियन विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है क्योंकि हमारा एक्सपोजर अर्ली सनलाइट को बहुत कम है। तो एक विटामिन डी टेस्ट हम एक रूटीन में करा लेना चाहिए। सिमिलरली उस चेस्ट पेन को अगर हमें कार्डियक से डिफरेंशिएट, वो पेन एक पर्टिकुलर पॉइंट का पेन है तो मस्कुलर डायग्नो। अब इसको कार्डियक कैसे, अगर यही पेन पूरा डिफ्यूज है, पूरी चेस्ट में है और चलने से हो रहा है, उसमें साथ में सांस भी फूल रहा है, पसीना भी आ रहा है, तो ये कार्डियक की तरफ चला जाता है। तो इसमें हमें टेस्ट क्या करने हैं? तो इसमें हमें बेसिक टेस्ट जैसे ईसीजी, इको, स्ट्रेस इको, जिसमें हम ट्रेडमिल पर चल के इको करते हैं, वो एक करा के देखना चाहिए, उससे हम डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, इसको हम एंजाइना कहते हैं। तो फिर फर्दर टेस्ट होते हैं जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिर ये सब आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। बट चेस्ट पेन इसके बैकग्राउंड में कैसे जाना है, उनसे पूछना है कि जैसे अगर क्लिनिकल हिस्ट्री है, फैमिली में आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो पेशेंट कहता है हाँ, तो और ज्यादा हमें डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। तो इसलिए क्लिनिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, जैसे आप अगर आपने अभी बात करी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की, तो लिपिड प्रोफाइल भी हमारा होता है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वन गेट द लिपिड प्रोफाइल टेस्टेड? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए लिपिड प्रोफाइल में भी अभी जो हम लैब्स में आजकल देख रहे हैं, हर कोई इन्वेस्टिगेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे टेस्ट हो रहे हैं। लिपिड प्रोफाइल भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें फास्टिंग स्टेट में, आपको ऑलरेडी पता है, करना चाहिए। उसमें जो है एलडीएल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो हमें चेक करनी चाहिए। वो हमारी 100-120 से नीचे होनी चाहिए नॉर्मल पेशेंट्स की, और जो जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनकी 80 से कम होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड टेस्ट है। और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट नया आया है जो एपोलाइपोप्रोटीन, एक टेस्ट है जिसमें ये एक तरीके का प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। कई बार हमारे एलडीएल लेवल, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, अगर वो कम है बट आपका एपोलाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप उतने ही रिस्क पे हो ब्लॉकेजेस बनने के। तो एक ये नया टेस्ट है एपोलाइपोप्रोटीन, जो सभी लैब्स आजकल कर रही है। सो डॉक्टर, जैसे ये हमारा लिपिड प्रोफाइल जब ऊपर नीचे हमेशा जाता रहता है, बट अक्सर हम टेस्ट नहीं कराते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज गेटिंग रेगुलर टेस्टिंग फॉर दिस, सो दैट आप इसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सको, इसकी अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर सको आप। देखिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, I'm audible? एक यस। पर्टिकुलर एज ग्रुप है, अगर आप पहले जो एज ग्रुप थी 45 एक कट ऑफ था, अगर 45 से ऊपर है आपको हमेशा ये हर साल एक लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। बट आप देख रहे हैं यंग डेथ्स कितनी कॉमन हो गई है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस बनना यंग एज में काफी कॉमन हो गया है। तो उसमें हमें 25 की एज से हमें अपने टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए। जो एक बेसिक टेस्ट है, एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, एक HSCRP, जो एक
हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन है, जो कि इन्फ्लेमेटरी है। आईटी जो पर्सनल हैं वो बैठे रहते हैं, उनका इतना वर्कआउट होता नहीं है, तो उसमें ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने लगते हैं। तो ये एचएससीआरपी भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ऑल्दो अगर ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉकेजेस बन गई है, बट ये आपको लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें मानी जाती है। फिर आपको दोबारा लिपिड प्रोफाइल रिपीट कब कराना है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। हमें लिपिड प्रोफाइल अगर एक बार हो गया और वो नॉर्मल आया है तो साल में एक बार कराना चाहिए। अगर किसी का लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे रखा है तो 3 मंथ्स के बाद हमें रिपीट करके देख लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आया है, वही आपने अभी एचएससीआरपी के बारे में पूछा, तो वहां पे एक क्वेश्चन भी आया है, डॉक्टर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एचएससीआरपी टेस्ट? देखिए, एचएससीआरपी एक सेंसिटिव टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। कोई भी बॉडी की इन्फ्लेमेशन अगर मुझे वायरल भी हुआ है एक दिन पहले तो मेरा एचएससीआरपी बढ़ जाएगा। तो अगर वो परसिस्टेंटली बिना किसी इन्फेक्शन के आपका बढ़ा हुआ है, मान लीजिए आपने आज कराया और 3 मंथ्स के बाद कराया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी विद इन पास्ट 1 वीक, फिर भी आपका बढ़ा हुआ है बट वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट आ गई है, तब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको अपना, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करना है, आप इनएक्टिव है तो आपको एक्टिव होना है, आपको डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करना है, बीपी अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसे कंट्रोल करना है। तो वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट एक बताता है कि अगर वो परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है तो हमें उसे कम रखना है। तो डॉक्टर, आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं, सो हाउ डू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हेल्प इन राइट डायग्नोसिस फॉर ट्रीटमेंट? देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बताया, एपोलाइपोप्रोटीन एक जो उसका कंजेनर है, जो उसका प्रीकर्सर है, वो हमें चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही डायबिटीज में HbA1c जो 3 मंथ्स का बताता है। ऐसे ही जो एक कार्डियक इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्ट्रेस इको के बाद एक सिटी कैल्शियम स्कोर आया है, जो एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से पहले का टेस्ट है। वो हमें ये बताता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस या कैल्शियम कितना डिपॉजिट हो गया। अगर वो 0 है तो आपको ब्लॉकेज होने का कोई रिस्क नहीं है, अगर वो 10 है तो कम रिस्क है, लेस देन 100 है तो माइल्ड रिस्क है, 100 से 300 चला गया है तो मॉडरेट रिस्क है, मोर देन 400 हो गया है तो आपको काफी रिस्क है ब्लॉकेजेस होने का, तो फिर हम एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। तो फिर ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस लेते रहना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है? अक्सर क्या होता है, हमें सर दर्द हो जाता है, बैक में पेन हो गया, हम फार्मेसी में चले जाते हैं, दूसरा दवाई ले लेते हैं, बट हमें एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, अगेन ये भी एक कैटेगरी एज डिटरमाइंड रहता है। अगर आपकी एज लेस देन 45 है तो एक बेसिक से टेस्ट है, जो कि एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर्स, ये HbA1c आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगेन HSCRP कर सकते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल है, जो वर्किंग में नहीं है, जो आप एक्टिव नहीं है, तो HSCRP, लिपिड प्रोफाइल और HbA1c, ये एक बेसिक टेस्ट है जो हमें करा लेने चाहिए। और अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मतलब उसे लंबे टाइम से बीपी चल रहा है, तो उसमें एक यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट है, जो हमें ये अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं किडनीज पे वो बताता है। अगर प्रोटीन लूज करने लग गई है किडनी तो इसका मतलब आपका बीपी का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उसमें एक यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का टेस्ट है जो हमें कराना चाहिए। फिर आ जाता है जब एज 45 से ऊपर चली जाती है, तब हमें सारे रिलेटेड टेस्ट जैसे CBC, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड काउंट कितना है, आपको क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन कैसा है, KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, फिर सारे जो बंडल ऑफ टेस्ट हैं वो हमें सब कराने चाहिए। बट बेसिक टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, डायबिटीज रिलेटेड टेस्ट जिसमें HbA1c आ गया, और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ये हमें करा लेना चाहिए। तो डॉक्टर, ऑन रेगुलर बेसिस आप बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट बिना डायग्नोसिस के आपके पास आ जाता है, आप उन्हें रेकमेंड कर रहे हो कि ये टेस्ट करा के ले आओ, बट वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर जी, आप कोई दवाई दे दीजिए? ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? कोई कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे? वो आज से 5 साल बाद पहले की बात करें तो डेफिनेटली पेशेंट यही कहता था कि पहले आप एक रूटीन हमें मेडिसिन दे दीजिए, उससे ठीक हो जाता है तो देख लेते हैं। बट अब सर्कमस्टांसेस पूरे चेंज हो चुके हैं, पहले ही पेशेंट टेस्ट लेके आता है और ऑलमोस्ट सारे टेस्ट उसके हुए होते हैं। बट डेफिनेटली अगर पेशेंट आता है तो, अब 3 दिन पहले की ही बात है, मारुति से एक पेशेंट आया था, यंग पेशेंट, स्मोकर था, बट उसको कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, बस एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट में उसको दर्द हुआ था, एक वॉमिटिंग हुई थी। वो पेशेंट मेरे सामने OPD में बैठा था, उसने बोला हल्का सा चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि 35 की एज पे आप नहीं सोचते आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। हमें उससे सिंपल सा एक टेस्ट कराया, एक ECG, उसमें ECG में उसे हार्ट अटैक था, तो इमीडिएटली हमने उसे एंजियोग्राफी के लिए लिया। उसकी एक जो मेन नस थी, LED जिसको कहते हैं, वो 100% बंद थी, उसे हमने लेटेस्ट तरीके से लेजर
और कटिंग बलून और ड्रग एल्यूटिंग बलून विदाउट स्टेंट हमने उसे ओपन कर दिया। बट वो टाइमली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट था। फिर हमने नेक्स्ट डे उसका लिपिड प्रोफाइल कराया तो वो बहुत बढ़ के आया हुआ था। जो लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन होता है वो मोर देन 200 था। तो उसने पहले कभी ये चेक नहीं कराया होगा, तो जो अल्टीमेटली प्लाक बनता 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 वो एकदम रप्चर हो गया और हार्ट अटैक का रूप ले लिया। इसलिए अगर उसने 6 महीने या साल पहले भी अपना कोलेस्ट्रॉल देखा होता और बढ़ा हुआ होता तो उसके मेडिसिन शुरू हो गए होते, उसने स्मोकिंग छोड़ दी होती, उसने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया होता और वो एक हार्ट अटैक की स्टेज में नहीं आता। डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद से लोग ज्यादातर प्रिवेंटिव केयर की ओर जा रहे हैं rather देन क्योरेटिव केयर? तो अभी वो ज्यादा फोकस करते हैं कि टाइमली डायग्नोसिस पे, टाइमली ट्रीटमेंट पे, तो ऐसा लगता है? डेफिनेटली कोविड जो रिलेटेड अभी हम देख रहे हैं, जो एज पहले जो मल्टीपल ब्लॉकेजेस जो हम कहते हैं जिसको बाईपास की रिक्वायर होती है कि हमारी आर्टरीज में यंग पेशेंट में 1 या 2 ब्लॉकेजेस निकलती थी 45 की एज में। बट अब हम देख रहे हैं 35 से 45 की एज में ट्रिपल वेसल डिजीज, मतलब तीनों ही नसें इन्वॉल्व है। बट ये कोविड के बाद हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये क्या रिलेशन है, इस पे क्या हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है, अभी तक इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है। स्टडीज चल रही है कि कुछ कोविड रिलेटेड इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है बॉडी में या नहीं हुई है, तो वो देखना पड़ेगा। इसीलिए वो HSCRP टेस्ट है। अगर आपका परसिस्टेंटली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो हो सकता है आपको आगे आने वाले टाइम में रिस्क है, तो उससे पहले ही हम अपने स्ट्रेस को, सिटी कैल्शियम स्कोर, ये सारे टेस्ट हम करा सकते हैं। तो लोगों के माइंडसेट्स चेंज हुए। आप कुछ पेशेंट्स, आप तो हर रोज पेशेंट से मिलते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स बिहेवियर है जो आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूव हुआ है आफ्टर कोविड? ये जो कोविड में लोगों को घर में रहने का रह गया था कि वो एक्टिविटी, उनकी जो लाइफस्टाइल ऑलरेडी एक्टिव था वो कम हो गया था। बट कोविड के बाद अब जब से सोशल मीडिया इतना, जैसे आज भी हम इंस्टा पे लाइव हैं और मल्टीपल ऐसे पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो उसमें लोग काफी ज्यादा लाइफस्टाइल को अपना प्रायोरिटी दे रहे हैं। मॉर्निंग वॉक लोगों ने शुरू की है 30 मिनट, जो उनका एक टारगेट होता है कि 150 मिनट्स आपको पर वीक एक्सरसाइज करनी है, लोग वो फॉलो करने लगे हैं। उनकी डाइट सुधर गई है, उन्होंने फास्ट फूड अवॉइड करना शुरू किया है। तो डेफिनेटली अभी जो सोशल मीडिया इंड्यूस्ड और जो बाकी सारे एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है जो कि बेटर है इंडिया के लिए। तो डॉक्टर, अगर हम कभी डायग्नोसिस की बात करें, एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक ट्रीटमेंट के एक डॉक्टर चूज करते हुए, एक डायग्नोस्टिक लैब चूज करते हुए, हमें क्या चीजें हमारे माइंड में रखनी चाहिए ताकि हम अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा एम्पावर कर सकें विद द राइट डिसीजंस? डेफिनेटली अब जैसे हम तो ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि जितनी भी लैब्स हैं, इवन जब मैं मैदांता में काम कर रहा हूँ या कोई कहीं पर भी काम कर रहा है, तो सारे NABL जितने भी एक्रीडिशंस होते हैं, जैसे NABL लैब्स के लिए NABL एक्रीडिशन रहता है। लैब कलेक्शन का तरीका कि फास्टिंग स्टेट में ले रहे हैं, नहीं प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, कि फ्रेश चीजें यूज हो रही है, तो ये सब कोई अच्छे से फॉलो कर रहा है। इंडिया इस मामले में मैंने देखा है कि हमने US में भी काम किया है, वहां पर भी ऑब्जर्वरशिप की है, तो यहाँ पर भी। बट इंडिया इज फार बेटर इन हेल्थ स्ट्रक्चर, एसेसिबिलिटी डॉक्टर्स के लिए। पेशेंट इतना इजीली डॉक्टर से मिल सकता है, जो 6 6 महीने एक नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल के लिए आप US में किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकते, यहाँ आप सुपर स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। सो इंडिया इज दैट ग्रेटफुल टू हैव सच पार्टिसिपेशन ऑफ डॉक्टर प्रोफेशन इन हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत सही तरह से बोला कि इंडिया में हमें प्रॉम्प्ट सर्विसेज मिल जाती इजीली। हम, हमारे आसपास डॉक्टर्स होते हैं हु आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। बट बाहर अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इवन डायग्नोसिस के लिए जैसे लैब में लो डायग्नोसिस करो, उस डायग्नोसिस का प्रॉपर रीडिंग होते होते पेशेंट माइट गेट इनटू सम क्रिटिकल कंडीशन। तो डॉक्टर से Yes. कोई diagnosis हो गया है, लाइक प्रॉपर डायग्नोसिस होना और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, हाउ इज दैट अ लाइफ सेवर? कैन यू टेल अस? आप एक स्टोरी के एग्जांपल से, कल एक पेशेंट 85 ईयर्स, अगर हम 85 ईयर्स पे उसको चक्कर आ गया था। अब मुझे चक्कर आया तो वायरल फीवर या किसी के बाद हम यंग पेशेंट्स, यंग लोगों में चक्कर आना एक वेजोवेगल सिम्टम होता है। बट जब वो 80 की अबव एज हो जाती है, तब जहां पर हमारी हार्ट रेट बनती है वहां कैल्शियम डिपोजिशन हो जाते हैं, तो हार्ट बीट्स बनना बंद हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स। तो ये सारी चीजें, क्लिनिकल डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा जब वो इमरजेंसी में, तो हमारे सामने सामने उसका हार्ट एकदम बंद हो गया, जो हमने CPR दे के फिर टेम्परेरी पेसमेकर
उसको डाला रात में पेशेंट को, पेशेंट अभी जिंदा है, 85 ईयर्स का, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। आज वो परमानेंट पेसमेकर के लिए शिफ्ट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री किस हिसाब से ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब कलेक्टिवली लेते हैं तो पेशेंट की आउटकम बेटर होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो पहले की एज थी, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की पहले कम थी, बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है। After the medical condition in India is improving, is changing, and is better Definitely. than. Rest of the world, yes, I can definitely say that it is improving and it is getting better day by day. डॉक्टर जब हम किसी से मिले, हमारे दोस्त होते हैं, अक्सर वो आते हैं, उन्हें भी कभी कभी सिम्टम्स, वो जैसे हेडेक हो गया या चेस्ट में पेन हो गया या पैर में पेन हो गया, वो अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं, बट फिर वो डायग्नोसिस से डरते हैं, वो जाते ही नहीं है, डॉक्टर विजिट करने के लिए डरते हैं। तो हमें क्या सजेशन देना चाहिए उन्हें? देखिए, जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली उसके लिए आप एक नॉर्मल अपने जो फैमिली फिजिशियंस है उससे एक बार कंसल्ट, साल में एक बार डेफिनेटली अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स, हेल्थ टेस्ट वगैरह करा के वो आपको मिलना चाहिए, ताकि आपको अगर प्रॉब्लम की शुरुआत है तो वेरी लाइक आप एक आम भाषा में कहते हैं कैंसर, अगर जल्दी पकड़ लिया तो वो ट्रीट हो जाता है, बट वो लेटर स्टेज में ट्रीट नहीं होता। ऐसे ही जैसे एक फीवर है, आपको फर्स्ट डे पता है कि फीवर है, आपने सोचा है मैं डोलो ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, बट अगर आप फैमिली फिजिशियन से मिल लेते हैं, उसने बता दिया ये वायरल है, आपका ये 7 दिन का टाइम लेगा, मेडिसिन ले या ना ले, बट आप पानी ज्यादा पीते रहें ताकि फीवर आपकी बॉडी को वीक ना करे, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ना पकड़े। तो ये चीज आपको डॉक्टर से मिलकर ही समझ में आएगी। आप डोलो लेके एक दिन रह लेंगे, बट दूसरे दिन अगर फीवर आया, उसने बॉडी को वीक कर दिया, आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसने 14 डेज ले लेने हैं ठीक होने, फिर आपको एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉम्प्टली अपने फैमिली फिजिशियन से मिलिए, राइट डायग्नोसिस पे पहुंचिए, राइट टेस्ट कराइए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लीजिए। हर बीमारी को मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई एक पेशेंट आपके पास प्रॉब्लम लेके आए एकदम लास्ट क्रिटिकल एंड मोमेंट पे, और ना ही मतलब उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो पाई है, ना ही उसका ट्रीटमेंट पहले से हो पाया, तो क्या आपने कभी ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है? डेफिनेटली कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पेशेंट्स को ब्लॉकेजेस पहले बता दी जाती हैं, बट वो मेडिकेशंस पे कई बार बाहर मेडिसिन पे ही रहते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमें अभी एंजियोप्लास्टी नहीं करानी, हमें स्टेंट नहीं डलवाना, हमें बाईपास नहीं कराना। बट कई बार वो पेशेंट्स 10-10 साल उनके निकल जाते हैं और वो मेडिसिन पे ही कंटिन्यू करते हैं। फिर उसमें फर्दर एक टेस्ट होते हैं जैसे स्ट्रेस थैलियम टेस्ट, कि वो मेडिसिन पे कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर वो लेस देन उसका एरिया सप्लाइड अच्छा चल रहा है मेडिसिन पे, तो हम उन्हें मेडिसिन पे ही रखते हैं। बट अगर डेफिनेटिव उस एरिया को सप्लाई कम जा रही है और वो रिस्क में है कि किसी भी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को भी मैनेज करते हैं। आज की डेट में हर चीज इम्पॉसिबल है। अगर ब्लॉकेजेस हैं तो बाईपास तो पहले था ही, बट अगर बाईपास नहीं कराना चाहते, उसमें भी एज अगर ज्यादा है, अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें बाईपास नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऐसी मशीन्स अवेलेबल हो गई है इंडिया में कि हम लेजर, हम कटिंग बलून, शॉकवेव बलून, इन सब के द्वारा भी उन आर्टरीज को ओपन करके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ काफी ऑडियंस जुड़ी हुई है। डियर ऑडियंस, अगर आपके पास कुछ सवाल है, सो यू हैव 5-10 minutes. Quickly, you can put in your questions, and doctor is here to answer your questions. Your queries. Doctor, how important is lifestyle modification after proper diagnosis to empower ourselves with good health? So lifestyle modification is the only important thing we have to follow before having any disease. आपको की बीमारी होने से पहले, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमारा डिक्टम रहा ही है, तो उसमें हमें 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक डेली करनी चाहिए। डिनर हमारा 7:30 से पहले ही होना चाहिए। पानी हमें ज्यादा पीना चाहिए। सॉल्ट इनटेक कम होना चाहिए। रिफाइंड शुगर्स किसी भी फॉर्म में हमें नहीं लेनी चाहिए। तो और यही एक कुछ कुछ पेशेंट्स पूछते हैं हम आज और क्या खा सकते हैं। देखिए, आप महीने में 30 दिन है, एक दिन अपने लिए जो आपने खाना है वो सब खाइए, बट 29 डेज स्ट्रिक्टली लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशंस को फॉलो करिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम ना बहुत रिलाय करते हैं गूगल पे। अगर कुछ भी हो, हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि हम ये हमारे सिम्टम्स हैं, एंड क्या है, क्या हो सकता है। जैसे मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे कुछ फील होता है तो पहले मैं गूगल पे डालती हूँ। तो हाउ रिलायबल इज गूगल व्हेन इट कम्स टू डिटेक्टिंग आवर हेल्थ कंडीशंस? देखिए, पहले जब भी पेशेंट, अगर आपको कोई चेस्ट पेन है तो वो हार्ट अटैक ही बताता है गूगल तो।
तो वो पैनिक सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होती है रादर देन एक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। तो उससे बेटर है कि आप, अगर आप डेफिनेटली आप, अगर मैं भी अगर डॉक्टर नहीं हूं तो मैं भी अपना सिम्टम, जब मुझे जिस चीज की स्पेशलिटी नहीं है कई बार मैं भी देखता हूँ, बट डेफिनेटली वो आप अल्टीमेटली एक ऐसे डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं जिससे आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, फर्दर स्ट्रेस क्रिएट होता है। इससे बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको प्रॉपर डायग्नोज कराइए और देन उसका ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है। एब्सोल्युटली। तो गूगल पे रिलाई नहीं करके ठीक तरह से डॉक्टर से मिलके प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स करा के रिपोर्ट्स लेके जाना बहुत ज्यादा यस। जरूरी है। Dear यस। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो यू कैन क्विकली पुट इट इन द चैट बॉक्स बिफोर वी एंड दिस सेशन। So, doctor, what message would you like to give to our viewers, our audience who joined us about maintaining themselves, empowering themselves with health? सो डेफिनेटली अभी जितने भी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज हैं, आपने उनसे सुना होगा कि मेडिटेशन, मेडिटेशन एक 10 to 15 मिनट्स अगर आपने मेडिटेट किया, यू गेट एक्स्ट्रा 7 days इन लाइफ। सो आपको लिए मेडिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। देन अगेन लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन जो हमने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे कि 30 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक जो फास्ट जिसको वॉक कहते हैं, और डिनर आपका लाइट और लेस 7:30 से पहले हो, और पानी का इंटेक ज़्यादा हो, और अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो एटलीस्ट आप 20-25 मिनट्स के बाद एक 5 to 7 मिनट्स का एक रेस्ट का एक फेज रखिए, जिसमें आप एक कुछ बॉडी मूवमेंट्स करें ताकि आपका एक स्टेडी स्टेट ना रहे बॉडी का, HSCRP आपके मेंटेन रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके। And doctor, we just asked to know from you, is there any way where we can know how accurate our reports are? अगर हम कहीं से टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर्स हमें बोलते हैं करा के लेके आओ, how do we know whether the report, whether that diagnosis is right or not? देखिए, एक पूरा एलेबोरेटिव एक रिपोर्ट होती है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सेल कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें प्रॉपर मेंशन होने चाहिए, जैसे कि उसमें अगर वो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से है तो वो सारे पैरामीटर उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से है तो सारे पैरामीटर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो आपका डॉक्टर खुद देखकर समझ जाता है कि ये रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं है। तो जो उसकी वैल्यूज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो उसमें अगर वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है तो उसमें आपके वो पॉइंटर्स रहते हैं जो हमें बताते हैं कि ये रिपोर्ट रिलायबल है या नहीं, ये फास्टिंग स्टेट में लिया गया है या नहीं लिया गया। ये सारी चीजें हैं जो एक रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स की बताती है, एक्रीडिशन कैसी है, रिपोर्ट कैसी है। ठीक। डॉक्टर क्या है कि जब हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं क्या something that is important so is it necessary that we should fast before going for a lipid profile and Yes, why? at least six. At least 6 hours fasting is required for a proper lipid profile test to be evaluated. Thank you so much, Doctor. I'm sure our audience who have joined us have been enlightened by your words, and it was a pleasure having you in our live session. And I'm sure the audience is going to take away great message from today's session. Thank you for All right. joining us. Thank you. Thank you.